फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ द साइज ऑफ नेशनल इनकम। वो कौन से फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं जो नेशनल इनकम का साइज को डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस मुल्क की नेशनल इनकम ज्यादा है या किस मुल्क की नेशनल इनकम कम हो सकती है, या कौन से फैक्टर्स होते हैं कि हम देखते हैं कंट्री उसकी नेशनल इनकम ज्यादा है तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उस कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा है। तो फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेस। अगर किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ज्यादा हैं, ये अच्छे हैं, जैसे कि उसके पास फर्टाइल लैंड है, रिवर है, ओशन है, मिनरल्स हैं, तो उसकी नेशनल इनकम ज्यादा होगी। फर्टाइल लैंड का मतलब है उसकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होगी। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जमीन को गोल्डन लैंड बोला जाता है। गोल्डन है, आप इधर बीज डाला और बेहतरीन फसल देती है आपको ये। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस यानी फर्टाइल लैंड, किसी के पास अगर जरखेज जमीन है तो क्या होगा, उसकी एग्रीकल्चर ज्यादा होगी, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा एग्रीकल्चर की, फिर उसको एक्सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, उससे भी फॉरेन रिजर्व आएगा। रिवर, ओशन, मिनरल्स, अगर किसी के पास दरिया है, अगर किसी के पास ओशन है, समंदर है जिसके जरिए से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको वहां से जो है फिश मिल रही होती है, दूसरे मिनरल्स वहां से मिलते हैं आपको। तो जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज जितने ज्यादा हैं, फॉरेस्ट है किसी के पास, जंगलात हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो कहते हैं कि अगर किसी कंट्री के पास 1/4 फॉरेस्ट है, उसकी जो भी रकबा है उसका 1/4 अगर फॉरेस्ट है तो एक अच्छी उसके लिए फायदेमंद होता है। और नेचुरल रिसोर्सेज इसका मतलब है उसको अच्छे हैं और उसकी नेचुरल इनकम के लिए भी बहुत फ्रूटफुल होता है वो फॉरेस्ट। ठीक है, बट पाकिस्तान के पास जो है आई थिंक बहुत कम है। वो ईस्ट के पास चले गए अगर थे, वेस्ट पाकिस्तान के पास जो ना फॉरेस्ट है उसकी जो रकबा है वो बहुत कम है। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या है कि जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं उसकी नेचुरल इनकम भी ज्यादा होगी। ठीक है, बट ये कि उसकी यूटिलाइजेशन हो रही हो। टेक्निकल एडवांसमेंट, अगर किसी कंट्री के पास जो है टेक्निकल एडवांसमेंट है, यानी उसके पास न्यू मशीनरी है, एडवांस मशीनरी है उसके पास, टेक्नोलॉजी है उसके पास, तो उसकी बेसिस पे उसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, उसकी इंडस्ट्री अच्छी होगी, उसके पास जो गुड्स बन रही हैं, ठीक है, वो भी क्वालिटी होगी उसमें भी। यानी अगर टेक्नोलॉजी आपके पास है तो आपकी जो नेशनल इनकम है वो आपकी ज्यादा होगी, इसलिए कि उसकी बेसिस पे आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं आपकी, और उसके बाद जो है आप उसको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, खासतौर पे जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाद में। तो इसका मतलब है कि आपकी जो टेक्निकल एडवांसमेंट का मतलब है कि अच्छी आपकी नेशनल इनकम होगी। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर किसी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है जिसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, अगर किसी कंट्री के पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है इट्स मीन उसके पास जो है इनकम अच्छी आ रही है। अगर कोई मुल्क जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट करता है, ये वजह है कि हम कहते हैं कि हमें आप लोन मत दीजिए, हमें कर्जा मत दीजिए, कर्जा जो है बर्डन है हमारे लिए, आपकी एड आपका लोन हमारे लिए बर्डन है। आप हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, यानी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। आप इन्वेस्टमेंट से ये होगा कि आप एक फैक्ट्री लगा लेंगे यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट यही ना, आप अपनी इंडस्ट्री यहाँ लगाना चाह रहे हैं, अपनी फैक्ट्री यहाँ पर लगाएंगे, तो उस फैक्ट्री में यहाँ की जो ये लेबर यहीं से लेंगे आप, अपनी कंट्री से तो नहीं लेकर आएंगे इतनी सारी लेबर। अगर आपको फॉर एग्जांपल 100 लेबर चाहिए तो आप उसमें से सब यहीं से हायर करेंगे, तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसमें किसी हद तक कमी आएगी। ये एक इन्वेस्टर की बात हो रही है, इस तरह बहुत सारे इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान में आते हैं तो मुल्क के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट आता है, उसका कम हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा जब मुल्क के अंदर वो फैक्ट्री लगाएंगे तो रॉ मटेरियल यहीं से परचेज करेंगे, लेबर यहीं की यूज करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स भी देंगे, तो फायदा तो होगा, फिर पूरी मुल्क को फायदा होगा उसका, तो उससे नेशनल इनकम बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, अगर किसी कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे
मुल्क में रिजर्व आता है, ज़र मुबादला मुल्क के अंदर आता है, और मुल्क की जो क्या कहते हैं सर्कुलर ऑफ नेशनल इनकम है वो अच्छी तरह उसका पहिया चलता है फिर। ठीक है, अच्छी साइकिल चलती है, इकोनॉमिक साइकिल जो है वो स्पीड पकड़ लेती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये कहते हैं कि आप लोन मत दीजिए हमारी कंट्री का, आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और ये तमाम चीजें जब होंगी जब मुल्क के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। यानी अगर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट आ रही है, फिर दूसरी, फिर जा रही है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ रही है, तो अगर आना जाना लगा रहेगा, कभी जो डेमोक्रेसी है, कभी डिक्टेटरशिप है, कभी स्ट्राइक है, कभी कुछ है, कभी हालात खराब हो रहे हैं। ठीक है, देखें इससे पहले कितने हालात खराब होते थे, अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत बेहतर है, और अल्लाह करे बेहतर ही रहे, हालात अच्छे रहे इंशाल्लाह ताला। तो जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हर तरह की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल नहीं, सब जगह हर तरह की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि मुल्क के अंदर सियासी हालात सही रहे बस। एक हुकूमत आ रही है, दूसरी फिर जा रही है, फिर दूसरी आ रही है, फिर जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 2007 के बाद से ऐसा नहीं हो रहा है। जब से जो है आपकी हुकूमत है 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो पहले, इससे पहले नहीं हो पाता था। अभी 1 2 3 साल हुए, किसी को 6 6 महीने भी हुए, 8 8 महीने, एक एक साल में भी हुकूमत चली जाती थी, फिर दूसरी हुकूमत आ रही है, तो ऐसा होता था। अब ये कि अल्लाह का शुक्र है कि 5 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं। ये थर्ड आपकी जो है वो चल रहा है, एक सिस्टम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है थर्ड, जो कि 5 ईयर्स पूरी कर रही है। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है कि मुल्क में हर तरह की स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ हर तरह की स्टेबिलिटी है, तो आके मुल्क में, आपके मुल्क में इन्वेस्ट करते हो, आपकी कंट्री में आके। अदरवाइज वो हेजिटेट होता है कि अगर आज इन्वेस्ट कर दिया, कल को पॉलिसी चेंज हो गई तो मेरी बिलियंस रुपीस की इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। लास्ट पॉइंट है टर्म ऑफ ट्रेड। टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि आपकी कंट्री की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या वॉल्यूम है। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा है, आपके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है टर्म ऑफ ट्रेड फेवरेबल है। ठीक है, जो आपका ट्रेड का वो है तरीकेकार है, उसमें ये बताया गया कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है तो आपकी टर्म ऑफ ट्रेड क्या होगी, फेवरेबल होगी। अगर फेवरेबल है तो मुल्क के अंदर इसका मतलब है ज़र मुबादला आ रहा है, फॉरेन रिजर्व आ रहा है मुल्क के अंदर, ठीक है, डॉलर्स आ रहे हैं। जब इस बेसिस पे आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, और उसके अगेंस्ट अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हो गई तो टर्म ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर जो है आपकी नेशनल इनकम कम है आपकी, यानी ज़र मुबादला कम आ रहा है। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स थे जो डिटरमाइन करते हैं नेशनल इनकम के साइज को, कि मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, टेक्निकल एडवांसमेंट होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और टर्म ऑफ ट्रेड फेवरेबल होगा, तो उस मुल्क की नेशनल इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने में कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी आपको, या करनी पड़ती हैं, अगर आप नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं, या जब हमारे इकोनॉमिस्ट नेशनल इनकम की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, नेशनल इनकम की मेजरमेंट के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, जिसको आप आउटपुट मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड है आपका रेवेन्यू मेथड, ठीक है, या इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, और किसी भी मेथड से आप उसको मेजर करेंगे तो आपका आंसर एक ही आना है तीनों से। ठीक है, तो नेशनल इनकम की मेजरमेंट में जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसमें सबसे पहले है, मनी इज नॉट अ सुटेबल एंड रिलायबल मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम।
फर्स्ट तो ये कि अगर हम बात करें मनी की, यानी पैसे की बात करें, पाकिस्तान में जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो डॉलर में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, फॉर एग्जांपल उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी प्राइसेस से, उसको कन्वर्ट कर दिया डॉलर्स में, कितने डॉलर, मिलियन डॉलर जो है या बिलियन डॉलर्स आपकी नेशनल इनकम है। बट हम देखते हैं कि अगर चंद दिनों में ही डॉलर की वैल्यू अप एंड डाउन होती है, और वैल्यू ऑफ मनी भी वैसे भी गिर जाती है। क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती है तो उसकी बेस पे वैल्यू ऑफ मनी गिर जाती है। जब आपकी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है तो फिर उसकी अमाउंट भी चेंज हो जाती है, तो आपकी नेशनल इनकम कम हो जाती है फिर। तो जब हम मनी को सामने रख के नेशनल इनकम की मेजरमेंट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि आपकी जो नेशनल इनकम है उसमें जो है चेंजिंग बहुत ज्यादा होती रहती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो एक डिफिकल्टी ये है कि नेशनल इनकम मेजरमेंट में कि जो करेंसी है आपकी उसमें अप एंड डाउन बहुत ज्यादा आते हैं। डॉलर को देख लें आप, डॉलर क्या हो रहा है हाल। सेकंड है आपके नॉन अवेलेबल ऑफ एन एग्जैक्ट डेटा। हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता होता, हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर एक अगर हम देखें, छोटे जो बिजनेसमैन है वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, फ्रूट वाला है, सब्जी वाला है, ठीक है, दूध वाला है, और बहुत सारे इस तरह लाखों बिजनेस शॉप्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स अगर देख लें हम, तो उनके ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, यानी उनको अकाउंटिंग नहीं पता अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। बोलते हैं भाई इतने का हमने माल खरीदा, इतने का बेच दिया, ये प्रॉफिट है, बस कॉस्ट रखी प्रॉफिट घर लेगा। तो उनकी थोड़ी सी इस तरह की जो है थिंकिंग होती है, ठीक है। तो उनको इससे रिलेटेड इतनी नॉलेज भी नहीं होती। दूसरा, वो शायद बताना भी नहीं चाह रहे होते कि अगर हर चीज बता देंगे तो टैक्स नहीं लग जाएगा उनके ऊपर। तो एग्जैक्ट डेटा मिल नहीं पाता है। वो तमाम कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, ठीक है, उनका डेटा तो गवर्नमेंट के पास आ जाता है। इसलिए कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक आपको जो है कंपनी का इनकम स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट को सबमिट कराना होता है, जमा कराना होता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उसकी बेसिस पे जो है आप पे टैक्स इम्पोज कर देती है। तो ये जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, ये तो जब रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करते, तो जब रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं हुआ तो फिर वो तो टैक्स भी पे नहीं करेंगे, तो उनका रिकॉर्ड आगे जाता भी नहीं है, उनकी इनकम आगे शो नहीं होती। तो इस तरह एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एक बड़ी अमाउंट नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। अगर हमसे बोले नेशनल इनकम कितनी है, तो हम बोलेंगे भाई इतनी है, मगर बहुत कम है, इसलिए कि एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है। इधर बैलेंस शीट को हम टोटल कर रहे होते हैं बेचारे, तो जीरो कम कर देते हैं तो बैलेंस नहीं आ रहा, तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो इधर तो पूरी कंट्री की बात हो रही है ना, पूरी कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको आप ऐड कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं, कितनी गुड्स, इतनी इंडस्ट्री ने इतनी गुड्स बनाई है। इधर सर्विस की अगर हम बात करें तो एक अलग सेक्टर है। एग्रीकल्चर कल्चर जो है वो एक अलग सेक्टर है, उनके ही फिर सब सेक्टर्स हैं। तो डेटा की कलेक्शन उसके बाद मुश्किल हो जाता है, आसान काम नहीं है। और फिर बहुत सारे जो छोटे बिजनेसमैन है वो अपना डेटा भी मेंटेन नहीं रखते, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखते, तो उनकी अमाउंट इंक्लूड भी नहीं होती, तो एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं आ पाता। नेक्स्ट, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, तो आप देखेंगे आपने बनाए कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं। आप बोले सर हमने 1200 यूनिट्स बनाए, फॉर सपोज, लेट सपोज आपने कितने बनाए यूनिट्स, 1200 यूनिट्स बनाए। इसको मल्टीप्लाई कर दें हम मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू कितनी है भाई, 100 है, इनकी मार्केट वैल्यू 100 है। तो 1200 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1200 और 12,000 और 1,20,000, 1,20,000 आपकी नेशनल इनकम आ गई। ठीक है, इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बट मेन पॉइंट क्या है, आपको फाइनल वैल्यू लेनी है गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल वैल्यू। हम क्या कर रहे होते हैं, अगर इन केस उसमें इंटरमीडिएट या जो रॉ मटेरियल है अगर वो भी उसमें ऐड कर लिया जाएगा, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। जब आपने फाइनल प्रोडक्ट ले लिया है
फाइनल वैल्यू ले ली है तो आपको इंटरमीडिएट और बाकी कुछ चीजों को नहीं लेना है। होता ये कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता कि ये जो कॉस्ट है ये फाइनल की है या इंटरमीडिएट में आएगी, तो ऐसी ये भी प्रॉब्लम कभी कभी फेस करनी पड़ती है और जो है नेचुरल इनकम कैलकुलेट नहीं हो पाती, फिर डबल काउंटिंग हो जाती है उसमें, एक ये प्रॉब्लम भी है। लास्ट है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन यानी आपकी जो है कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती हैं, आप उसको लेते ही नहीं है, उसको नॉन मॉनेटरी कंसिडर कर रहे होते हैं और इसलिए कि आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे होते। जैसे कि हम बात करते हैं घर के अंदर लेडीज काम कर रही होती हैं, आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं, घर के काम काज करती हैं, यानी हाउस वाइफ हैं अगर किसी की हम बात करें। हाँ, तो कहीं पे घर के लेडीज काम कर रही हैं, ठीक है, तो उनको पेमेंट तो नहीं दे रहे आप लोग। आप घर जाते हैं, आपको हर चीज माशाल्लाह साफ सुथरी मिलती है, खाना आपको मिल जाता है टाइम पर। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, अगर आप इनसे बोलते हैं भाई आप काम नहीं करें, इसके बदले आप किसी को रख लेते हैं घर पे काम करने के लिए, तो उसको आप एक अमाउंट पे करेंगे पर मंथ ना। तो शुक्र करें पहले तो अमाउंट आप पे नहीं कर रहे हैं, आप आपको फ्री मार काम मिल जाता है माशाल्लाह से। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन यानी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसकी जो है पेमेंट नहीं हो रही होती, मगर वो एक पार्ट होता है उसका, एक इकोनॉमी के अंदर एक उसका पार्ट है, ठीक है। यानी वही बात हो गई, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं जो कि जिसकी आप पेमेंट नहीं कर रहे होते, ठीक है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। तो ये वो डिफिकल्टीज थी जो आपको नेशनल इनकम की मेजरमेंट में करनी पड़ती हैं।